नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोनू भट्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और उसकी डिग्रियां कौन कौन सी होती हैं, प्लस उसको फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में 4 या 5 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग काम में आते हैं। 12th स्टैंडर्ड पर बात करी जाए तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए 4 मेथड काम में लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं आज आपसे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, और इसका पहला मेथड है, इसको बोला जाता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, देखिए परसेंटेज मेथड फ्लक्स में दिया, इसलिए इसको फ्लक्सियन मेथड भी बोला जाता है। ये मेथड हम कब काम में लेते हैं? ये मेथड हम तब काम में लेते हैं जबकि हमें डिमांड और प्राइस के चेंज या तो परसेंटेज में दिए हुए हों या उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे काम में लिया जाता है कि टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड के परसेंटेज चेंज को हम डिवाइड करते हैं प्राइस के परसेंटेज चेंज से। अब हमें यदि डिमांड का परसेंटेज चेंज निकालना है इन डिमांड, तो हम सीधा साधा काम क्या करेंगे? चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100। और अगर प्राइस का परसेंटेज चेंज निकालना है तो चेंज इन प्राइस इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो अगर डायरेक्ट परसेंटेज में दिया हुआ है तब तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर हमें डिमांड का परसेंटेज चेंज निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100। यहां पर डेल्टा क्यू क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। अब इसके बाद इस मेथड को काम में कैसे लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल कौन कौन से हो सकते हैं? तो बेसिकली आपसे के सिलेबस में 3 तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं इस मेथड से रिलेटेड। फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल होता है जिसमें दोनों चीजें परसेंटेज में दी हुई होती है। मैंने कहा प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, and as a result of that demand of the commodity decreases by 30%. You have to calculate elasticity of demand. तो यहां पे दोनों परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा? It is what percentage change in demand upon percentage change in price. तो मैंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड का परसेंटेज चेंज दे रखा है 30 और प्राइस का परसेंटेज चेंज दे रखा है 20। 30 अपॉन 20। अब यहां पर बिकॉज डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है इसलिए डिमांड का साइन माइनस में होगा, तो योर आंसर विल बी -1.5। यह सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है इस मेथड का जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, जहां पर आपको दोनों ही चीजें किस में दी हुई हैं? परसेंटेज में दी हुई हैं। इसी मेथड का दूसरा सवाल किस तरह का हो सकता है? वो इस तरह का होता है जिसके अंदर आपको एक चीज परसेंटेज में दी हुई होगी और दूसरी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी पड़ सकती है। मैंने कहा प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 20 रुपीज to 25 rupees, and as a result demand decreases by suppose 10%. आपको कहा गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पर समस्या हमारी क्या है कि डिमांड का चेंज तो डायरेक्टली परसेंटेज में दिया हुआ है लेकिन प्राइस का चेंज परसेंटेज में नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्राइस के चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू व्हाट? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100।
तो डेल्टा पी दैट इज चेंज इन प्राइस वो है 20 to 25, इट मींस 5 रुपीज, इनिशियल प्राइस इज 20 रुपीज एंड इंटू 100, तो 20 इंटू ये हो गया 100, तो आपका ये आ गया 25%। ये परसेंटेज चेंज निकल के आया। प्राइस का, डिमांड का परसेंटेज चेंज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, ईडी इज व्हाट, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैंने कहा डिमांड का चेंज -10% है और प्राइस का चेंज +25% है, तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 0.4। 25 4 100 होता है, 10/25 दैट इज 0.4। तो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है जहां पर एक चीज आपको परसेंटेज में दी हुई होगी और दूसरी चीज आपको परसेंटेज में नहीं दी हुई होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज व्हाट, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। यहां पर डेल्टा पी क्या है, प्राइस का चेंज है, पी क्या है, इनिशियल प्राइस है, इंटू 100। अब इनिशियल प्राइस अपनी 20 थी जो 25 हो गई, तो इसका मतलब प्राइस का चेंज कितना हुआ, +5, तो +5 यहां आ गया। इनिशियल प्राइस 20 इंटू 100, तो 25 या 100, तो ये हो गया 5 इंटू 5 25, तो प्राइस का परसेंटेज चेंज निकल के आया आपके पास 25%। अब फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, चूंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है इसलिए -10%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 25, तो 10/25 दैट इज इक्वल टू -0.4। तो इस तरीके से हम दूसरे तरह का सवाल इसका कर सकते हैं। थर्ड तरीके का जो क्वेश्चन इसमें होता है, जहां पे आपको इलास्टिसिटी दी हुई होगी और प्राइस और डिमांड का कोई एक चेंज दिया हुआ, दूसरा परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जा सकता है। मैंने कहा प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, इलास्टिसिटी इज -2, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो हमारा फॉर्मूला है ईडी इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी की वैल्यू मुझे दे रखी है -2, परसेंटेज चेंज इन डिमांड मुझे कैलकुलेट करना है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेरा है 20%। तो द वैल्यू ऑफ x विच इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू -40। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड विल डिक्रीज बाय 40%। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस आपके परसेंटेज मेथड से रिलेटेड हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जनरली सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें है नहीं, हिस्ट्री ऐसा कहती है, आगे का पता नहीं, लेकिन फिलहाल तक के लिए ये बात है। ये आपका पहला मेथड खत्म होता है विच इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। सेकंड मेथड इज प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड जनरली यही काम में लिया जाता है, और इसमें फॉर्मूला जो हम काम में लेते हैं, ईडी इज व्हाट, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट के वीडियोस में, तो मैं उसको डायरेक्ट काम में ले रहा हूं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहां पर डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा एक्स भी हो सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कई किताबों में डेल्टा एक्स लिया हुआ है, कई किताबों में डेल्टा क्यू लिया हुआ है। डेल्टा क्यू डिमांड का चेंज है, डेल्टा पी प्राइस का चेंज है, पी इनिशियल प्राइस है, क्यू इनिशियल क्वांटिटी है। इस मेथड में भी दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करवाई जाएगी आपसे, और सेकंड मेथड जिसमें इलास्टिसिटी दी हुई होगी। सेकंड क्वेश्चन जिसमें इलास्टिसिटी दी हुई होगी और कोई अदर चीज आपसे पूछी जा सकती है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने कहा प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15 and as a result of that demand decreases from 50 units to 25 units.
आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। तो आप इसको इस फॉर्म में सेट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने कहा प्राइस, इनिशियल प्राइस कितनी है 10, इनिशियल क्वांटिटी है, आफ्टर चेंज प्राइस है 15, इनिशियल क्वांटिटी है 50, आफ्टर चेंज क्वांटिटी है 25। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आपकी क्वेश्चन है आपका प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15 एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड, as a result of that demand decreases from 50 units to 25 units. You have to calculate elasticity of demand. मैंने कहा प्राइस P1 है आपकी 10, आफ्टर चेंज प्राइस है 15, इनिशियल क्वांटिटी है 50 और आफ्टर चेंज क्वांटिटी है 25। आपका फॉर्मूला है ED equals to delta Q upon delta P into P upon Q. Change in quantity 50 to 25, that is minus 25. Change in price 10 to 15, that is 5. Initial price 10, initial quantity 50. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कट के 1 आ गया। तो आंसर विल बी -1। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है, price increases from 10 to 15 rupees and as a result of that demand decreases, quantity demand decreases from 50 units to 25 units. You have to calculate elasticity of demand. मैंने कहा प्राइस इनिशियल, मैंने इसको फॉर्मेट में लिया, P1 that is initial price is 10, after change price is 15, initial quantity is 50 and after change quantity is 25. आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आपका है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। डेल्टा क्यू सबसे पहले कैलकुलेट किया 50 to 25, तो 25 minus 50 that is minus 25। डेल्टा P, P1 to P2 15 minus 10 5, इनिशियल प्राइस 10, इनिशियल क्वांटिटी 50, क्रॉस किया तो आंसर विल बी -1। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जो इस मेथड में आपसे पूछा जा सकता है। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसी मेथड से रिलेटेड। मैंने कहा प्राइस डिक्रीज हो जाती है 50 to 40 रुपीज, इनिशियल डिमांड आपकी 40 है, अगर प्राइस 50 से 40 पे आ जाती है तो आपको डिमांड का लेवल कैलकुलेट करना है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सपोज -2 है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप एक काम कीजिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 अपॉन Q1। इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। Q2 माइनस Q1 दैट इज डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी, P2 माइनस P1 दैट इज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा P की जगह मैंने इसको मॉडिफाई करके P2 माइनस P1 कर दिया है और डेल्टा Q को मॉडिफाई करके मैंने Q2 माइनस Q1 कर दिया है। अब इसको आप सीधा सीधा वैल्यूज पुट करते जाइए। सबसे पहले मैंने ED की वैल्यू पुट करी -2, Q2 माइनस Q1, Q2 का लेवल मुझे निकालना है तो मैंने इसको Q2 का Q2 रहने दिया, Q1 40, P2 माइनस P1 40 माइनस 50 इंटू इनिशियल प्राइस 50, इनिशियल क्वांटिटी 40। सॉल्व किया जाए -2, Q2 माइनस 40 अपॉन -10 इंटू 50 अपॉन 40। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। 5 8 जा 40। तो आपके पास इक्वेशन अब बनती है -2 इज व्हाट, Q2 माइनस 40 अपॉन माइनस का 8। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 16 हो जाता है, Q2 माइनस 40 एंड Q2 विल बी इक्वल टू 56, क्योंकि ये
40 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एंड 40 प्लस 16 इज इक्वल टू 56। तो इस तरीके से आप दूसरे तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपके इस मेथड में होंगे, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इलास्टिसिटी पूछी जाएगी और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आफ्टर चेंज प्राइस, इनिशियल प्राइस, आफ्टर चेंज क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी में से आपसे कोई एक चीज पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से दो तरह के क्वेश्चन आपके इस मेथड में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे मेथड पे बात करते हैं, एंड दैट मेथड इज नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो थर्ड मेथड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड मार्शल का दिया हुआ है, इसलिए इसको मार्शलियन मेथड भी कहा जाता है। यह मेथड इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता है प्राइस में चेंज से टोटल एक्सपेंडिचर पर जो इंपैक्ट आता है उसके बेस पे, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो भी रिलेशन है उस रिलेशन के बिहाफ पर यह मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करता है। देखिए, एक बात पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के नहीं देगा, ये आपको डिग्रीज बताएगा, आइदर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 और लेस देन 1। इससे ज्यादा ये मेथड आपको कुछ नहीं बताता है। देखिए, इस मेथड में 3 केस होते हैं। सबसे पहला केस, इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर हैज नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस बढ़ती है और टोटल एक्सपेंडिचर घटता है, या प्राइस घटती है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इट मींस डिमांड विल बी इलास्टिक। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन नेगेटिव है, नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस बढ़ती है और टोटल एक्सपेंडिचर घटता है, या प्राइस घटती है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी या डिमांड इलास्टिक होगी। सेकेंड सिचुएशन, अगर सेकेंड सिचुएशन, इफ change in price does not affect total expenditure। अगर प्राइस में चेंज का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, इसका मतलब प्राइस बढ़े तो भी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस घटे और तो भी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होती है। कि इफ चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इट मींस कि इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग स्टिल टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, प्राइस इज डिक्रीजिंग स्टिल टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, इन दैट केस योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। एंड द लास्ट थिंग, third condition, if price and total expenditure has positive relation। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर प्राइस बढ़ती है साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, प्राइस घटती है साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी घटता है, तो दोनों ही सूरतों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1। एक सिंपल सी 3 बातें आपको इस मेथड में याद रखनी है कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन नेगेटिव है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। अगर प्राइस में चेंज का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है तो डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होगी या डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होगी। और अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन पॉजिटिव है तो उस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 होगी या डिमांड आपकी इनइलास्टिक हो जाएगी। यहां पर आकर आपका तीसरा मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट मेथड पे हम बात करते हैं विच इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए, ज्योमेट्रिक मेथड हम तब काम में लेते हैं जब हमें कोई डिमांड कर्व दिया हुआ होता है और
उस डिमांड कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। सपोज मैंने कहा कि मुझे एक डिमांड कर्व दिया हुआ है जिसका नाम है R से लेके M तक, ये कोई डिमांड कर्व है और इसके B पॉइंट पर मुझे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। ये B पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। कहीं पर भी इस डिमांड कर्व जो RM डिमांड कर्व है, इसके एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं कौन सा मेथड काम में लूंगा? ज्योमेट्रिक मेथड काम में लूंगा। और ज्योमेट्रिक मेथड में इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व विल बी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड कर्व पर हम लोअर सेगमेंट को डिवाइड करते हैं किसके साथ? अपर सेगमेंट के साथ में। अब अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करता हूं एट बी पॉइंट, तो मेरा लोअर सेगमेंट है एम बी एंड दैट इज अपर सेगमेंट इज आर बी। लोअर सेगमेंट इज एम बी एंड अपर सेगमेंट इज आर बी। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हो गया कि एमबी को डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ में? आरबी के साथ में। अब एमबी मेरा न्यूमरेटर है और आरबी मेरा डिनोमिनेटर है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी तो रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन 1। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिजल्ट विल बी लेस देन 1 एंड इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल देन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। अब देखिए, जब हम इस मेथड को कैलकुलेट कर या काम में लेते हैं तो डिमांड कर्व के हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अलग अलग आती है। कैसे आती है समझते हैं। मैंने एक डिमांड कर्व लिया, ये एक मेरा डिमांड कर्व है, इस पर मैंने 5 पॉइंट लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एग्जैक्ट मिड में है, दैट इज सी पॉइंट, दैट इज डी पॉइंट एंड दैट इज ई पॉइंट। सबसे पहले मैं ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो ए पॉइंट पर अगर मैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता हूं और मेरा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट मेरा ए ई है और अपर सेगमेंट मेरा है ए ई इज द लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट इज 0। तो समथिंग अपॉन 0 विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है डिमांड कर्व पर तो वहां पर इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी। अगर मैं बी पॉइंट पर जाता हूं तो मेरा न्यूमरेटर है या लोअर सेगमेंट है बीई और अपर सेगमेंट है ए बी। ये मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं। बीई अपॉन ए बी। अब आपको दिख रहा है कि बीई दैट इज विच इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ए बी। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। सी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो मेरा न्यूमरेटर यानी कि लोअर सेगमेंट है सीई और मेरा अपर सेगमेंट है एसी, जो कि दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर होंगे तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। डी पॉइंट पर जब मैं जाता हूं तो मेरा लोअर सेगमेंट है डीई और मेरा अपर सेगमेंट है एडी। अब आपको दिख रहा है कि डीई और एडी, तो आपको दिख रहा है कि डी विच इज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट विल बी लेस देन 1 एंड लास्ट रिजल्ट विल बी 0। क्योंकि ई पॉइंट पर जब मैं जाऊंगा तो मेरा लोअर सेगमेंट तो 0 हो जाएगा और मेरा अपर सेगमेंट ए हो जाएगा। तो इन 5 पॉइंट्स पर जब हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अलग अलग आएगी। वाई एक्सिस पर ये इनफाइनाइट होगी, अपर सेगमेंट के अंदर ये ग्रेटर देन 1 होगी, मिडिल यानी मिडिल पॉइंट पर इक्वल टू 1 होगी, लोअर सेगमेंट में ये लेस देन 1 होगी और वाई एक्स एक्सिस पर ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 मेथड हम जनरली काम में लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड है आपका परसेंटेज मेथड, जिसमें हमने परसेंटेज चेंज इन डिमांड को डिवाइड किया परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। दूसरा मेथड था आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें हमने प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड को डिवाइड किया प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से। तीसरा मेथड था आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमने प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पर इलास्टिसिटी को डिफाइन किया और हमने 3 कैटेगरीज बनाई कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर
के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, और अगर प्राइस में चेंज का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इंपैक्ट नहीं होता तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मेथड पर आए, और ज्योमेट्रिक मेथड में हमने समझा कि जब हमें डिमांड कर कोई पर्टिकुलर गिवन होता है और उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी होती है, तब हम इस मेथड को काम में लेते हैं, और आपका जो फॉर्मूला होता है वो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट होता है। इस मेथड के अकॉर्डिंगली डिमांड करके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। वाई एक्सेस पर ये इनफाइनाइट होती है, अपर सेगमेंट में ये ग्रेटर देन 1 होती है, मिडिल पॉइंट पर ये इक्वल टू 1 होती है, लोअर सेगमेंट में ये लेस देन 1 होती है, और एक्स एक्सिस पर ये 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहां आकर के आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक जो 12th आरबीएसई के हिसाब से खत्म हो जाता है। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और सप्लाई पे, फिर उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। और स्टूडेंट्स को मैं ये थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि चूंकि अभी डायरेक्ट क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस की कोई संभावना निकट भविष्य में नजर नहीं आ रही है, तो प्लीज टेक दीज क्लासेस सीरियसली एंड कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम, अदरवाइज बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।